हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के सेशन में। दोस्तों, आज मैं आपको यूपी टेट, आपका सी टेट और आपके सुपर टेट, जी हाँ दोस्तों, इन सभी से रिलेटेड मैथ के क्वेश्चंस विद थ्योरी भी कराएंगे। दोस्तों आपको पहले तो हम बताएंगे कि ये थ्योरी किस तरीके से हमें यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का हमारा ये पहला पार्ट है और दोस्तों आज आपको जीरो से शुरू कर रहे हैं। ओके दोस्तों, जीरो से हीरो तक। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारी आज से क्लासेस शुरू कर लेते हैं, यदि आपको गणित में कुछ भी नहीं आता है, मैथ में आपको कुछ भी नहीं आता है, तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और दोस्तों आप अगर हमारी इस क्लास को करते हैं तो दोस्तों आपको टेट और सी टेट में, जी हाँ दोस्तों, टेट और सी टेट में आपका लगभग आप 20 से 25 क्वेश्चन गणित के करके ही आएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा शुरू का थोड़ा सा सेशन थ्योरी का रहेगा, उसके बाद हम उसके कुछ सवाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ये पहला पार्ट है, इसी का ये जो संख्या पद्धति है गणित की, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है संख्याओं का परिचय एवं गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के भी क्वेश्चन रहेंगे, इसमें सारा कुछ इसमें रहने वाला है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम कुछ अपनी थ्योरी को जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमारी आज की जो क्लास है ये पहली क्लास है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में संख्याएं क्या होती हैं। किसी ने कहा कि संख्या की डेफिनेशन बताइए, आपके एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जा सकता है, हो सकता है। तो दोस्तों आपको डेफिनेशन में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों, कितने दोस्तों, 10 चिन्हों, कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करते हैं, जिन्हें अंक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें हम अंक कहते हैं। एक या एक से अधिक अंक मिलकर संख्या का निर्माण करते हैं। आपका अगर कहीं ये लिखा है, कहीं आपका ये लिखा है, या आपका कहीं 25 लिखा है, तो दोस्तों ये संख्या, ये क्या कहलाती है, ये सभी संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो यही मैंने आपको इसमें बताया है कि कोई भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हमें 10 अंकों की, 10 चिन्हों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिन्हें अंक कहते हैं, और एक या एक से अधिक अंक मिलकर संख्या का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला, जैसे दोस्तों आपके उदाहरण में है 2 है, 48 है, 129 है, 1000 है, आदि है। ठीक, आपका दोस्तों यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आपका काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, टेट और सुपर टेट के एग्जाम में। दोस्तों आपका पॉइंट है कि संख्याओं को निरूपित करने वाली इस प्रणाली को, कौन सी अभी जो प्रणाली थी, इसी प्रणाली को हम हिंदू अरबी प्रणाली कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारा आगे का दोस्तों यहां से शुरू होता है कि संख्याओं के प्रकार। तो सबसे पहली जो है वो है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हम गिनती के रूप में, जिन्हें हम गिनते हैं। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन हमने लिखी है इसमें कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगर बात की जाए दोस्तों गिनती, तो आपकी गिनती हमेशा 1 से शुरू होकर और चली ही जाती है अनंत तक। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाएं, ये सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। दोस्तों अब आपको इसमें एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि तो फिर 0, तो दोस्तों 0 आपकी गिनती में नहीं आती। आपको कहीं भी अगर आप, जब भी आप अगर प्राइमरी या आपने हिंदी में या इंग्लिश में जब भी आपने गिनती काउंटिंग सीखी होगी, तो दोस्तों आपने सबसे पहले 1 से ही शुरू किया होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से आपने कभी भी 0 से शुरू नहीं किया होगा। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं का मतलब ही यही है कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए दोस्तों ये तो था हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है पूर्ण संख्याएं, ये हमारा सेकंड पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है पूर्ण संख्याएं। 0, 0 है आपका, और सभी प्राकृतिक, जो आपको प्राकृतिक संख्या बताई, ये सभी मिलकर पूर्ण संख्याओं का निर्माण करती हैं। अब इसमें दोस्तों आ गया कि पूर्ण संख्याएं मतलब पूरी ही संख्याएं जो आप गिनती के रूप में यूज करते हैं, विद किसके, और 0 को भी जोड़कर। तो दोस्तों अब आपकी संख्याएं कहां से शुरू होंगी, अब आपकी संख्या 0 से शुरू होंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसी तरीके से आपकी अनंत तक संख्याएं चलेंगी और ये सारी संख्या कहलाएंगी आपकी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, ये है हमारा पॉइंट नंबर 3। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा पूर्णांक संख्याएं। सभी पूर्ण संख्याएं और उनकी ऋणात्मक संख्याएं मिलकर
पूर्णांक संख्याओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, आपकी कोई भी संख्या होगी, जो भी आपकी सभी पूर्ण संख्याएं मीन्स जो 0 से शुरू होकर आपकी अनंत तक जाती हैं और माइनस अनंत से लेकर आपका 0 तक जो संख्याएं आती हैं, ये सभी संख्याएं आपकी पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे -3, -2, -1, -4, दोस्तों इसके आगे भी डॉट 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 और इसके पीछे भी डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये अनंत तक चलने वाली एक श्रेणी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि धनात्मक पूर्णांक। तो दोस्तों जो संख्याएं आपकी धनात्मक के रूप में होती हैं उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि आपका 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी संख्याएं हमारी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक आपकी जिनमें माइनस का ऋण का चिन्ह लगा हो, घटाना का चिन्ह लगा हो, वो सारी संख्या हमारी क्या कहलाती है? ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला हमारा दोस्तों पॉइंट है, हमारे पॉइंट हो गए थे 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब हमारा नंबर आता है दोस्तों अगले पॉइंट का। अगला पॉइंट है हमारा सम संख्याएं। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। विभक्त का मतलब है दोस्तों जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए एवं शेष 0 बचे, शेष आपका क्या? 0 बचे। जैसे आपके उदाहरण के लिए यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी डॉट 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 अनंत तक संख्याएं रखी जा सकती है। जैसे दोस्तों सपोज दैट आपका 12 लिखा गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से, अब अगर ये 2 से डिवाइड हो जाए, अगर हम इसका 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 छक्के 12, 2 6 12 और दोस्तों नीचे आपका शेष क्या आया? 0 शेष आया। यही क्या आ गया? एवं शेष 0 बचे और कैसी? पूर्णतः विभक्त हो गई, यानी कि 2 छक्का 12 ये सारी संख्याएं विभक्त हो गई। तो दोस्तों ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है? ऐसी संख्या हमारी सम संख्याएं कहलाती है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती। ठीक है दोस्तों, आपकी 2 से विभाजित नहीं होती, जैसे आपकी 1, 3, 5, 7, 11 ऐसी संख्याएं, 9, ये सारी संख्याएं आपकी 2 से विभाजित नहीं होती और ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्या हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों सपोज दैट आपने यहाँ पर 9 रखा। ठीक है, अब अगर हम 2 का इसमें भाग दे रहे हैं तो हमारा 2 चौको 8, तो यहाँ पे जब 8 आएगा तो हमारा 1 बच गया ना शेष। तो दोस्तों हमारी ये पूर्णतः विभक्त नहीं हुई, इसलिए यह कैसी संख्या है? इसलिए ये विषम संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों आपको विषम संख्या के बारे में पता चल गया होगा। और दोस्तों आपको जहां कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्या हो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाए। आपको भाज्य का मतलब है कि जिनमें भाग चला जाए, किसी का भी भाग चला जाए, बस भाग चला जाए, लेकिन किसका? किसी अन्य संख्या का। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक का तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या का भाग चला जाए। जैसे कि आपकी संख्या रखी है हमने 6, अगर हम 6 में दोस्तों भाग देंगे, सपोज दैट हमने 6 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, ये तो चला गया। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे सपोज दैट आपका कहीं रख के आ गया 11, तो दोस्तों आपका जो 11 है ये या तो ये 11 से विभक्त होगा या फिर ये 1 से विभक्त होगा। तो दोस्तों आपका ये या तो 1 से हो रहा है या स्वयं से हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं से विभक्त हों और दूसरों से दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं होती है? ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं। जैसे कि दोस्तों आपका अगर कहीं 6 रखा है तो दोस्तों इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, और दोस्तों अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो 6 है ये हमारा 2 और 3 से भी विभाजित हो जाएगा। 2 तिया 6, तो दोस्तों ये 3 से भी विभाजित हो गया। तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से जो विभक्त हो जाएंगी वो संख्या हमारी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, जैसे आपकी 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई, ठीक, 12, 15,
14, ठीक, ऐसी संख्याएं आपकी क्या भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं आपकी वे संख्याएं हैं जो एक से बड़ी होती हैं। कैसी? एक से बड़ी होती है, तथा वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभक्त ना हो। मतलब ऐसी संख्याएं जो एक से और अपनी स्वयं से विभक्त हो और किसी अन्य संख्या से विभक्त ना हो। जैसे आपकी सपोज दैट कहीं 11 लिखा है, ठीक है, तो अगर 11 है तो या तो ये 1 से विभाजित होगा या फिर ये 11 से विभाजित होगा, ये किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो हमारी जो 11 होगी ये हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो दोस्तों अपने आपको बताया 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसी ही संख्याएं आपकी ये अनंत तक चलती जाएंगी। जैसे कि 13 के बाद आपका आएगा 17, फिर आपका 19, ठीक है, 23, इस तरीके की संख्याएं जो होती हैं ये संख्या हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिनमें किसी दूसरी संख्या का भाग न जाए। चलिए अगले प्रश्न पे हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों क्रमागत संख्याएं। आपको क्रमागत से पता चल रहा होगा कि क्रम से मतलब है कि लगातार, ठीक है, तो वे संख्याएं जो क्रम से आती हैं। क्रम से कैसी आती? जैसे कि आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आपकी एक क्रम से संख्या हो गई। ये संख्या कैसी? ये संख्या आपकी क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। हमने उदाहरण के रूप में आपको बताया 1, 2, 3, 4 आपकी 17, 18, 19, 20, 21 और 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ये सारी संख्या आपकी क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं जान लेते हैं कि क्या होती है। तो परिमेय संख्याएं जो संख्याएं P और Q के रूप में हो, जो संख्या आपकी P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, जहां P और Q आपके क्या हो? पूर्णांक हो, तथा Q का मान 0 ना हो। ठीक है, जैसे कि आपका कहीं ये देखिए हमने एग्जांपल में आपको लिखवाया है 3/4, 17/18। जैसे दोस्तों आपको सपोज दैट आपका कहीं 5/6 लिखा है, ठीक है, तो ये P हो गया और आपका ये Q हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या? ये दोनों पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक? ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक भी हो सकती हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है, बस पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन Q की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहां Q की वैल्यू 6 है, तो ये संख्या हमारी क्या होगी? ये संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको अब एक शॉकिंग आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ 4, 5, 6, 9 ये दे रखा है, ये तो P/Q के रूप में नहीं है। लेकिन दोस्तों जब बात करते हैं हम अकेले 4 की, तो इसका मतलब भी होता है कि 4/1, तो ये भी P/Q के फॉर्म में है, जहां Q का मान 1 है ना कि 0। तो 1 अगर नीचे आता है तो हम इसको नहीं लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 4 लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में ना हो, जो P/Q के रूप में ना हो, जहां P और Q पूर्णांक हो, दो पूर्णांक हो और Q का मान 0 ना हो, वे संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। बस आपको यह याद रखना कि P/Q के रूप में जो संख्याएं नहीं है वो हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे आपका कहीं √2 लिखा है, अब √2 लिखा है तो अब आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ना तो आप इसके नीचे, ये आपकी कोई संख्या नहीं है, ये कोई पूर्णांक भी नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते, अगले पॉइंट पे अपने पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा वास्तविक संख्याएं। तो वे संख्याएं जो वर्ग करने पर धनात्मक परिणाम देती हैं। कैसी? जो जिनका वर्ग करेंगे और जो धनात्मक परिणाम देंगी, ये क्या? ये हमारी कहलाएंगी वास्तविक संख्याएं। जैसे कि आपका कहीं पे 2 लिखा है, अगर हम 2 का वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग आता है हमारा 4। ठीक है, जब 4 आएगा तो ये कैसा? ये धनात्मक परिणाम हमें दे रहा है। अब अगर कहीं आता है √5, तो √5 का जब हम वर्ग करते हैं तो रूट से रूट, तो इस रूट से ये रूट कट जाता है और हमारा आंसर आ जाता है 5, ये भी हमारा धनात्मक हो गया। ठीक है, तो ये संख्या क्या कहलाती है? ये संख्या आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्या क्या है? वे अवास्तविक, जो संख्याएं वास्तविक नहीं है, वे संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। इनका वर्ग करने पर परिणाम ऋणात्मक प्राप्त होता है। जैसे कि आपका यही नीचे ऑप्शन लिखे हैं √-2। ठीक है, अब अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा, ठीक है, और हमारा आंसर आएगा -2। तो दोस्तों ये -2 आ गया, इसका मतलब है कि ये माइनस में प्राप्त हुआ है। तो जो माइनस में प्राप्त होगा वो हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है,
चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये दोस्तों हमारे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जिनको हम एक बार एक लाइन में देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो शून्य है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं हैं जो गिनी जा सके, जिनकी गिनती होती है, जो गिनती में यूज होती है, वो हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो जीरो हमारी जो शून्य है वो हमारी गिनती में यूज नहीं होती, इसलिए वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। आपने देखा होगा कि जो भाज्य संख्याएं थी उनमें कहा गया था कि एक से और वो स्वयं से तथा दूसरी भी किसी संख्या से जिनमें भाग जाए, वो संख्या हमारी क्या कहलाती है? वो संख्या हमारी भाज्य कहलाती है। जैसे कि हमारा 2 हो गया, हमारा 4 हो गया। ठीक है, ये संख्या हमारी क्या कहलाती? तो ये संख्या हमारी कहलाती है ना तो ये भाज्य होगी ना ही अभाज्य होगी। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है दोस्तों, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। आपने देखा ना कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये तो पूर्ण संख्याएं होंगी, लेकिन अगर बात करें कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जो 0 से शुरू हो। ठीक है, जो 0 से शुरू हो ये हमारी पूर्ण संख्या कहती है। तो यही डेफिनेशन कहा गया है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं। ये सारी संख्याएं ये हो सकती हैं, लेकिन ये संख्याएं ये नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें 0 भी शामिल है, जो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं होता है। तो इसमें यही कहा गया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों कि 2, 3, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी 99, 9,000, 999, 9,999 तथा छोटी संख्याएं क्रमशः 100, 2, 10, 100 और 1000 और 10,000, 1 लाख इस तरीके से संख्याएं होती हैं 2, 3, 4, 5 अंकों की। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम अपने कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है? बात कर रहे हैं प्राकृतिक, तो प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं दोस्तों? आपकी 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों हमारी जो प्राकृतिक संख्या है वो हमारी 1 है, 2 है, 91 है, लेकिन हमारी 0 नहीं है। तो दोस्तों हमारा इसमें क्या आंसर होगा? इसमें नहीं पूछा है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य का मतलब है कि कोई संख्या भाज्य होगी। भाज्य का मतलब है जिसमें किसी दूसरी संख्या से भी भाग चला जाए। जैसे कि आपका 5 हो गया तो 5 का या तो 5 का जाएगा या 1 का जाएगा, तो ये हमारी अभाज्य संख्या है। 13 ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। 19 ये भी हमारी अभाज्य संख्या, क्योंकि 19 में किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। अगर बात करते हैं 9 की, तो दोस्तों 9 में 3 का भी भाग चला जाता है। 3 त्रिका 9 होता है, तो दोस्तों हमारी 9 एक भाज्य संख्या है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 9। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1 से 100 तक की कितनी संख्याएं हमारी जो हैं वो विषम संख्याएं होती हैं? ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि हमारी 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं हैं वो हमारी कितनी संख्याएं हमारी विषम होती हैं? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। ऑप्शन है हमारा 1, 100, 10 और 50, और आपका है एक ऑप्शन है आपका 25। ठीक है दोस्तों, जब बात करते हैं जब हमारी ऐसी संख्याएं होती हैं तो हम करते क्या हैं? दोस्तों बात कर रहे हैं कि 1 से 100 तक की विषम पूछी गई है यहाँ। ठीक है, जब विषम की बात करें तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम शुरू करते हैं 1 से लेकर तो 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके की ये सारी संख्या हमारी कैसे कहलाती है? विषम संख्या। मतलब 1 को छोड़कर। तो दोस्तों जब 1 को छोड़कर है तो हम क्या करेंगे कि 100 में हम 2 का भाग दे देंगे। जैसे ही हम 2 का भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 50, जो कि हमारी विषम संख्याएं होंगी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 50। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितना अंतर है? ठीक है, तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमारी होती है 9,999। ठीक है, और 5 अंकों की सबसे जो छोटी संख्या होती है वो हमारी होती है दोस्तों 10,000। ठीक है, ये देखिए आपकी हो गई 10,000। 1, 2, 3, 4, 5।
इन दोनों में अंतर पूछा गया है। तो दोस्तों जब हम 10,000 में से 9,999 को जब हम घटाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब है कि हमारा इसमें जो आंसर है वो हमारा है इसमें आंसर नंबर सेकंड, इसमें आंसर होगा हमारा 1। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 5, 0, 1 और 2 से बनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, जब बात करें कि सबसे छोटी संख्या, तो दोस्तों अगर अब इसमें बहुत से लोग गलती कर देंगे कि 0 लगा देंगे, 1 लगा देंगे, 2 और फिर 5। तो दोस्तों ये आपकी 4 अंक की नहीं, ये आपकी 3 अंक की हो गई, क्योंकि संख्याओं के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब कौन संख्या हो सकती है। तो दोस्तों हम पहले लिखेंगे 1, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम 0, उसके बाद लिखेंगे हम 2, उसके बाद लिखेंगे हम 5। ठीक है, तो दोस्तों हमारे एक तो ये नहीं हो सकती है कि ये नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 1025 और 5210 में कौन सी संख्या हमारी बड़ी है। तो दोस्तों हमारी कौन सी संख्या बड़ी है, हमारी ये बड़ी है, तो इसका मतलब ये छोटी होगी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो दोस्तों 5 अंकों की बड़ी क्या हो जाएगी 99,999 और आपकी 6 अंकों की क्या हो जाएगी, तो दोस्तों वो आपकी हो जाएगी 1 लाख। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई 1 लाख। तो 1 लाख में से 99,999 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए 1। चलिए अगले प्रश्न पे चलते। इसी तरीके के दोस्तों आपसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन सी संख्या परमेय है। ठीक है, परमेय का मतलब है कि जो संख्या हमारी परमेय संख्या क्या होती है कि जो संख्या हमारी P/Q के रूप में फॉर्म में हो, जहां Q की वैल्यू 0 ना हो। ठीक है, वो हमारी परमेय संख्या कहलाती है। तो दोस्तों ये तो P/Q के फॉर्म में नहीं है, ना हमारी ये है, ना हमारी ये है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें √4 की, तो दोस्तों √4 को जब हम करेंगे तो दोस्तों 2 का ये 2 का वर्ग है, तो अंडर रूट के अंदर जब हम 2 का वर्ग रखेंगे तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 2 और 2/1 ये हमारी P/Q के फॉर्म में हो गई। तो दोस्तों ये हमारी एक परमेय संख्या, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए √4। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। 2 आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या आपकी एक हो गई 2, ठीक है, और आपकी दूसरी भी हो गई 2, या आपकी एक हो गई 5 और एक हो गई आपकी 2, तो आपका क्या आएगा 3। ठीक है, यहां पूछा गया है एक पूर्णांक, एक प्राकृतिक संख्या, एक संपूर्ण संख्या या फिर एक धनात्मक संख्या। तो दोस्तों आपकी जो 2 प्राकृतिक संख्याओं का जो अंतर होता है वो सदैव दोस्तों आपका एक पूर्णांक होता है, क्योंकि आप जब 2 प्राकृतिक संख्या सपोज दैट 5 - 5 को ही कर देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा 0। तो 0 क्या है, 0 भी हमारा एक पूर्णांक है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि पूर्णांक आपका कोई भी संख्या जो भी आपकी हो सकती है वो आपकी पूर्णांक हो सकती है, -3 -4 ये सारी संख्या पूर्णांक हो सकती है। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक नहीं होगा, संपूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि माइनस में भी तो आंसर आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए एक पूर्णांक। ये आपका यूपी टेट 2016 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं डेली ही क्लास आपकी कराऊंगा। और वीडियो को लाइक कर दें और अभी अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। चलिए दोस्तों